जय हिंद दोस्तों, कैसे हम उम्मीद करते हैं समझता होंगे अपने कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का। सीटेट सितंबर 2026 के एग्जाम हम करने वाले एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले 5 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन पर लिए गए हैं। टॉप 60 क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? तानपुरा, सितार, वीणा, बांसुरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? तो वह है वीणा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। वीणा को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है समुद्रगुप्त को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी और सी कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन कीजिए। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया? कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थीं। मगध एक का हिस्सा जंगलों से भरा था। इस क्षेत्र में लव ऐश की खदानें हैं। ऑप्शन है ए, बी सही है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है बी और सी सही है। थर्ड ऑप्शन है सी और ए सही है। फोर्थ ऑप्शन है ए, बी, सी तीनों सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। इन तीनों कथनों में कौन से कथन सही है? लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया? कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थीं। तो यह बात सही है। इनसे जल आपूर्ति और परिवहन सुगम हुआ तथा भूमि उपजाऊ हुई। सेकंड कथन कह रहा है मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। तो यह भी सही है। जंगलों से हाथी पकड़कर सेना में प्रशिक्षित किए जाते थे और लकड़ी मिलती थी। वहीं सी कह रहा है इस क्षेत्र में लौह ऐश की खदानें मिली। तो यह भी कथन सही होगा। लौह से मजबूत औजार और हथियार बनाए जा सकते थे। तो तीनों ही कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। अभिकथन ए कह रहा है रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया। वहीं कार्ड आर है दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है ए की। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन सिटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन को हल करते रहिए और आंसर कमेंट में बताते रहिए। अभिकथन कह रहा है रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया। तो अभिकथन ए सही है क्योंकि दक्षिण भारत से रोमन को मसाले, कीमती पत्थर और काली मिर्च निर्यात की जाती थी। वहीं कार्ड आर कह रहा है दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले। तो यह भी कार्ड आर भी सही है। दोनों ही कथन सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण या रूपक है? मंदिर अर्थव्यवस्था एवं समाज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होता था या राजाओं की राजधानी होता था? वहाँ सामान्य मंडपिका होता था। पुरोहितों एवं तीर्थयात्री वहाँ के नागरिकों और यात्रियों की मुख्य संरचना यानी संयोजक बनाते थे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण या रूपक है? वहां सामान्यतः मंडपिका होता था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। मंडपिका उसे कहते हैं जो बाजार में मंडी लगती है। बाजार की मंडी को मंडपिका कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के अवधिकरण यानी कालक्रम पर कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। वहीं कथन बी है विभाजन धर्म के विचार पर आधारित था। कथन सी कह रहा है विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की अपेक्षा की गई। वहीं ऑप्शन है ए, बी और सी सभी सही हैं। ए भी सही है तथा सी गलत है। ए सी सही है तथा बी गलत है। बी सी सही है तथा ए गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। इसके बाद यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2026 में।
इतिहास के अवधिकर्ण यानी कालक्रम पर कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। यह बात सही है। अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा। पहला जो था हिंदू, दूसरा है मुस्लिम और तीसरा था ब्रिटिश। 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। विभाजन धर्म के विचार पर आधारित था। यह भी कथन सही है। विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की अपेक्षा की गई। यह भी कथन सही होगा। तीनों ही कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंजारों के संदर्भ में ए बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया। ऑप्शन है ए बी दोनों गलत हैं। ए सही है, बी गलत है। ए गलत है, बी सही है। ए बी दोनों सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? बंजारों के संदर्भ में यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। तो यह बात सही होगा। बंजारों को सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश माना जाता है। वे सस्ते स्थानों से अनाज खरीदकर महंगे स्थानों पर ले जाते थे। वहीं सेकंड कथन है अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न पहुँचाने का काम करवाया। यह भी कथन सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने शहर के बाजारों तक अनाज पहुँचाने के लिए बंजारों का उपयोग किया था। दोनों ही कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं सदी तक अनेक यूरोपीय उपनिवेशकों ने नील की खेती करना आरंभ कर दिया था। इस संदर्भ में निम्न का युग्म मिलान करें। फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, स्पेनिश। दूसरे कॉलम में ब्राज़ील, जमैका, वेनेजुएला, कैरिबियाई द्वीप। 3 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है वही बताना है। तो आपसे बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मिलान से संबंधित लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं एसएसटी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है 17वीं सदी तक अनेक यूरोपीय उपनिवेशों ने नील की खेती करना आरंभ कर दिया था। तो नील की खेती करना आरंभ 17वीं सदी में ही कर दिया गया था। और फ्रांसीसियों ने नील की खेती करना आरंभ किया था कैरिबियाई द्वीप में। यानी ए का संबंध यहाँ पर जो है फोर्थ से है। ए का संबंध फोर्थ से है। पुर्तगालियों ने शुरू किया था ब्राज़ील में। पुर्तगालियों ने नील की खेती करना प्रारंभ किया था ब्राज़ील में। बी का संबंध पहले से है। और वहीं बात कर लें अंग्रेज़ों ने नील की खेती करना प्रारंभ किया था जमैका में। सी का संबंध यहाँ पर जो है दूसरे से है। स्पेनिश का संबंध होगा वेनेजुएला से। डी का संबंध यहाँ पर जो है तीसरे से है। स्पेनिशों ने वेनेजुएला में नील की खेती करना प्रारंभ किया था सर्वप्रथम। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में ही सही मिलान किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पर अनेक प्रकार से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ए का संबंध जो है फोर्थ से है। यहाँ पर देखिए ए का संबंध फोर्थ से सिर्फ 2 ऑप्शन में दिया गया है, ए और सी में, और बी और डी ऑप्शन गलत हो गया। वहीं आगे बढ़ते हैं, बी का संबंध पहले से है। अब बी का संबंध पहले से यहाँ पर देखिए तीसरे ऑप्शन में बी का संबंध जो है दूसरे से दिया गया है। तो यानी यह भी ऑप्शन गलत हो गया। बचा एक ऑप्शन, वह है ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनें। गन्ने की निज व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी जमीन में गन्ने का उत्पादन करते थे। कथन भी कह रहा है निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो जमीन खरीदकर ले लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन किराए पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। वहीं कथन सी कह रहा है निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मजदूरों तथा बड़ी मात्रा में हल एवं बैलों की जरूरत पड़ती थी। ऑप्शन है ए बी सी सही है, ए एवं बी सही है, बी एवं सी सही है, ए एवं सी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है गन्ने की निज व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी जमीन में गन्ने का उत्पादन करते थे। तो यह बात जो है गलत होगा।
पहला कथन गलत है। निज व्यवस्था का उपयोग गन्ने के बजाय नील की खेती के लिए किया जाता था। यहाँ पर जो है गन्ने के लिए नहीं बल्कि नील की खेती के लिए किया जाता था। नील की खेती के लिए किया जाता था। सेकंड कथन कह रहा है निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन किराए पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। तो यह बात सही है। वहीं सी कथन है निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मजदूरों तथा बड़ी मात्रा में हल एवं बैलों की जरूरत पड़ती थी। तो यह भी कथन सही होगा। बी और सी कथन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है क्योंकि अंग्रेज इसके खिलाफ विरुद्ध थे। प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते हैं। प्राचीन ग्रंथ जो सती प्रथा का समर्थन करते हैं उनको फेंक देना चाहिए। महिलाएं जो सती हुई वो मृत्यु की कामना करती थीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को याद रखिए। क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है क्योंकि प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे। उन्होंने सती प्रथा को अनुमति और अमानवीय बताया। अपने लेखन में उन्होंने प्राचीन शास्त्रों का हवाला दिया। उनका कहना था कि वैदिक और अन्य प्राचीन ग्रंथ सती का समर्थन नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं से जुड़े हुए सुधारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का मुद्दा उठाया। मद्रास प्रेसिडेंसी में वीर सिलंगम पत्तुल ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया गया। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? ए बी सी सही हैं, केवल ए और बी सही हैं, केवल ए और सी सही हैं, केवल बी और सी सही हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का मुद्दा उठाया। तो यह बात सही है। दूसरा कथन है मद्रास प्रेसिडेंसी में वीर सलिंगम यानी पंतुल ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। यह भी कथन सही है। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया गया। तो यह बात जो है गलत है। कथन सी गलत है। पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं को समाज ने आसानी से स्वीकार नहीं किया बल्कि उन्हें लोगों द्वारा निशाना बनाया गया। तो यहाँ से सी कथन गलत होगा। ए और बी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए और कार्ड आर को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए कह रहा है 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रति भय था। कार्ड आर है लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। अभिकथन ए कह रहा है 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रति भय था। तो यह बात सही होगा। अभिकथन ए सही है। कार्ड आर है लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो यह भी कार्ड आर भी सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश राज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। नरमपंथियों की मांग थी कि भारत में भी सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। आर कह रहा है उनकी यह महत्वपूर्ण मांग थी कि सरकार में भारतीय भी उच्च पद प्राप्त करें। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कथन से संबंधित लगभग क्वेश्चन जो है 30 से 32 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन कथन से संबंधित ही करवाए जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। 60 क्वेश्चन में एसएसटी में टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 से 32 क्वेश्चन तक रहेंगे कथन से। क्वेश्चन कह रहा है भारत में ब्रिटिश राज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला कह रहा है नरमपंथियों की मांग थी कि भारत में भी सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। तो यह बात सही है, क्योंकि उस समय सिविल सेवा परीक्षा केवल इंग्लैंड में ही हुआ करती थी। और वहीं दूसरा कथन कह रहा है उनकी यह महत्वपूर्ण मांग थी कि सरकार में भारतीय भी उच्च पद प्राप्त करें। तो यह भी सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इसको उसका आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के विषय में वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। रॉलेट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गईं और लोगों के अधिकार कुचले गए। बी कह रहा है मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अन्य सभी का तर्क था कि सरकार को लोगों की मूल स्वतंत्रता सीमित करने का कोई अधिकार नहीं था। वहीं सी कथन है यद्यपि हिंदू व मुस्लिम रॉलेट के विरोध में थे, फिर भी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरोध में राष्ट्रव्यापी संघर्ष नहीं बन सका। ऑप्शन है ए बी सत्य है, सेकंड ऑप्शन है बी सी सत्य है, थर्ड ऑप्शन है ए सी सत्य है, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है केवल सी सत्य है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में आंसर बताइए। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के विषय में यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है रॉलेट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियाँ बढ़ाई गई थी और लोगों के अधिकार कुचले गए थे। तो यह बात सही है। मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अन्य सभी का तर्क था कि सरकार को लोगों की मूल स्वतंत्रता सीमित करने का कोई अधिकार नहीं था। तो यह भी कथन सही है। यद्यपि हिंदू व मुस्लिम राष्ट्र के विरोध में थे, फिर भी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरोध में राष्ट्रव्यापी संघर्ष नहीं बन सका। तो यह बात गलत होगा, राष्ट्रव्यापी संघर्ष बना था। तो यहाँ सी कथन जो है गलत है। क्वेश्चन पूछा था रॉलेट एक्ट सत्याग्रह यह कब भारत में आया था? तो 1919 में, और इसे काला कानून भी कहा गया। काला कानून भी कहा गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययन तथा सरकारी संस्थानों में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया जाता है? जाति, पारिवारिक आय, लिंग, व्यक्तिगत आय। सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन क्या है सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययन तथा सरकारी संस्थानों में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया गया है? तो यहाँ पर जो है 3 आधार अपनाए गए हैं। पहला जो है जाति है, पारिवारिक आय है, लिंग है। व्यक्तिगत आय को नहीं अपनाया गया है। सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में सहायता के लिए 3 मुख्य आधार अपनाए गए हैं, जो कि पहला आधार है जाति। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण दिया जाता है। और वहीं दूसरा जो होगा, दूसरा आधार पारिवारिक आय है, जिससे गरीब परिवारों के व्यक्तियों को प्राथमिकता मिलती है। और वहीं तीसरा आधार अपनाया गया है लिंग, जिसमें महिलाओं के लिए सीटें या पद आरक्षित किए जाते हैं। व्यक्तिगत आय यह जो है अपनाया नहीं गया है। तो इसको सही आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए कथन ए बी को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पृथ्वी का खिंचाव बल और सौरमंडल को बांधे रखता है। बाह्य ग्रह सूर्य से दूर है तथा चट्टानों से बने हैं। ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए बी दोनों सही हैं, ए बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है?
पहला कथन कह रहा है पृथ्वी का खिंचाव बल और सौरमंडल को बांधे रखता है, तो यह बात जो है गलत है। कथन ए में कहा गया है कि पृथ्वी का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधता है, तो यह बात गलत होगा, क्योंकि सौरमंडल को सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल बांधता है। पृथ्वी केवल अपने चंद्रमा और कृत्रिम उपग्रहों पर ही गुरुत्वाकर्षण बल प्रभाव डालती है, तो यहाँ से पहला कथन गलत होगा। दूसरा कथन कह रहा है बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा चट्टानों से बना हुआ है, यहाँ से यह कथन सही है, लेकिन यह चट्टानों से बना हुआ है, तो यह बात जो है गलत होगा। कथन बी में कहा गया है कि बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है और चट्टानों से बने हैं। पहला भाग सही है, वे दूर हैं, यह बात सही होगा। दूसरा भाग गलत है, बाह्य ग्रह चट्टानी यानी स्थलीय नहीं है, वे विशाल गैस दानों या बर्फ के दानों से बने हैं, तो यहाँ से दोनों ही कथन गलत होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं हैं अतः इनमें चलने की प्रवृत्ति डैश डैश है, भूमध्य रेखा की ओर, ध्रुवों की ओर, ना भूमध्य रेखा की ओर, ना ध्रुवों की ओर, कुछ निश्चित नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन पूछा गया था 2026 में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, रिपीट हो सकता है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं अतः इनमें चलने की प्रवृत्ति डैश डैश है, ध्रुवों की ओर है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ध्रुवों की ओर। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय धारा है जो गर्म पानी को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशांतर के संबंध में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए। सभी देशांतरी यमनोत्तर की लंबाई समान होती है, प्रमुख यमनोत्तर का मान 180 अंश देशांतर होता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देशांतर के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है सभी देशांतरी यमनोत्तर की लंबाई समान होती है, तो यह बात सही है। प्रमुख यमनोत्तर का मान 180 अंश देशांतर होता है, तो यह बात जो है गलत है। प्रमुख यमनोत्तर ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरता है और इसका मान जो है 0 अंश होता है, तो दूसरा कथन गलत होगा। 180 अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, प्रमुख यमनोत्तर नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों ए बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए कह रहा है विश्व के ताप कटिबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है। कथन बी है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों की जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। कथन सी कह रहा है सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। केवल ए तथा बी सही है, केवल बी तथा सी सही है, ए बी तथा सी सही है, केवल ए सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? कथन ए कह रहा है विश्व के तापी कटिबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है, तो यह बात सही है। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, तो यह भी कथन सही है। सभी देशांतर की लंबाई समान होती है, जो कि पिछले क्वेश्चन में ही बताया गया। यह क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, तो यह भी कथन सही है। तीनों ही कथन सही है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापिका ने छात्राओं को बिंद एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों को मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों को वह चाहती थी कि छात्र चिन्हित करें? नर्मदा एवं ताप्ती, नर्मदा एवं महानदी, ताप्ती एवं गोदावरी, कृष्णा एवं गोदावरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन जो है जियोग्राफी से क्वेश्चन है, लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भूगोल से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापिका ने छात्राओं को बिंद एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियाँ, बिंद एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियाँ जो हैं तो वह है नर्मदा एवं ताप्ती हैं, और दोनों ही नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए।
कथन ए कह रहा है जिस स्थान पर गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। वहीं कथन बी कह रहा है जहां गर्म एवं ठंडी धाराएं मिलती हैं उस स्थान पर नव संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। ऑप्शन है ए सही है तथा बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? महासागरीय धाराओं के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। कथन पहला कह रहा है जिस स्थान पर गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो यह बात सही है। बार बार यह क्वेश्चन पढ़ाया गया है, जहां पर भी गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जहां गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं उस स्थान पर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि गर्म एवं ठंडी जलधाराएं के मिलने से कोहरा उत्पन्न होता है। कोहरा उत्पन्न होता है जिसके कारण नव संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो यह भी कथन सही होगा। दोनों ही कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षिका परितंत्र के विषय को पढ़ा रही है। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या उपयोगी सूचना हो सकती है? स्थान विशेष की जलवायु संबंधी परिस्थिति, अधिक वर्षा वाले वन उदाहरण के रूप में, एक छोटा तालाब उदाहरण के रूप में। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल ए तथा बी सही है, केवल बी तथा सी सही है, केवल ए तथा सी सही है, सभी ए बी सी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षिका पारितंत्र के विषय में पढ़ा रही है। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या उपयोगी सूचना हो सकती है? स्थान विशेष की जलवायु संबंधी परिस्थिति। जलवायु संबंधी परिस्थिति पारितंत्र को समझने में जलवायु एक महत्वपूर्ण अजैविक कारक है। यह बात सही है। अधिक वर्षा वाले वन उदाहरण के रूप में, तो अधिक वर्षा वाला वन एक प्राकृतिक पारितंत्र का बड़ा उदाहरण होगा। यह भी कथन सही है। एक छोटा तालाब उदाहरण के रूप में, यह भी सही होगा। एक छोटा तालाब भी एक सरल और सजीव पारितंत्र का उदाहरण है। तीनों ही कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सभी ए बी तथा सी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है आर्द्रता महासागरों पर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम पाई जाती है। संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा के सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। वहीं सी कह रहा है जेट हवाई जहाज के पीछे सफ़ेद पथ इंजन से निकलनी नमी होती है जो संघनित हो जाती है। ऑप्शन है ए बी दोनों सही है, बी सी दोनों सही है, ए सी दोनों सही है, सभी ए बी तथा सी सभी सही हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहिए और कमेंट में आंसर बताते रहिए, इससे आप सभी के डाउट क्लियर होते रहेंगे। यहाँ पर तीन कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है आर्द्रता महासागरों पर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम पाई जाती है। तो यह बात सही है। कथन बी कह रहा है संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा के सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होती है। तो यह भी कथन सही होगा। जेट हवाई जहाज के पीछे सफ़ेद पथ इंजन से निकली नमी होती है जो संघनित हो जाती है। तो यह भी कथन सही है। तीनों ही कथन सही है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? समुद्र तल पर वायुदाब सबसे कम होता है, ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब घटता है, उच्च तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, निम्न तापमान वाले क्षेत्रों की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। कौन सा ऑप्शन राइट है? वायुदाब के संबंध में यहाँ पर चार कथन दिए गए हैं। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब घटता है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। वायुदाब वायु के अणुओं के भार के कारण पृथ्वी पर पड़ने वाला दबाव है, ऊंचाई बढ़ने पर यह दबाव घटता है।
सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों ए बी तथा सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए कह रहा है मानव बस्तियां इस बात को दर्शाती हैं कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया है। कथन बी कह रहा है एक आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान नहीं है। कथन सी कह रहा है केवल जब मनुष्य ने फसलें उगाना प्रारंभ किया तब उनके लिए अस्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। ऑप्शन है केवल ए तथा बी सही है, केवल बी तथा सी सही है, केवल ए तथा सी सही है, केवल सी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? कथन ए कह रहा है मानव बस्तियां इस बात को दर्शाती हैं कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया है। तो यह बात जो है सही होगा। एक आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान नहीं होता। तो यह बात जो है गलत होगा। कथन बी गलत है क्योंकि आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं जैसे पानी भोजन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वहीं कथन सी कह रहा है केवल जब मनुष्य ने फसलें उगाना प्रारंभ किया तब उनके लिए अस्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। तो यह बात सही है। ए और सी कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। केवल ए तथा सी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल एक संसाधन के संबंध में कथन ए बी व सी को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए कह रहा है पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। कथन बी कह रहा है केवल 2.7% पृथ्वी का पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। कथन सी है जल एक नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन है केवल ए बी सही है, केवल बी व सी सही है, केवल ए व सी सही है, ए बी व सी सभी सही हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। इसके पहले यही क्वेश्चन बना था 2021 में। क्वेश्चन कह रहा है जल एक संसाधन के संबंध में कथन ए बी व सी को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। तो यह बात जो है सही है। केवल 2% पृथ्वी का पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। तो यह भी बात सही होगा। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, यह भी कथन सही है। तीनों ही कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ए बी व सी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करनी चाहती है। निम्न में से किन उदाहरणों को उन्हें अपनी कक्षा में उपयोग में लाना चाहिए? तांबा, अभ्रक, नमक, चूना पत्थर। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल ए और बी सही है, केवल ए बी और सी सही हैं, केवल ए सी और डी सही हैं, सभी ए बी सी तथा डी सही हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती है। निम्न में से किन उदाहरणों को उन्हें अपनी कक्षा में उपयोग में लाना चाहिए? तो वह है तांबा को भी लाना चाहिए, अभ्रक, नमक, चूना पत्थर को नहीं। तो यहाँ से ए बी सी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल ए बी और सी सही हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए बी के आधार पर फसल की पहचान कीजिए। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। बी कह रहा है इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त है। तो ये दोनों ही कथन किस फसल की ओर संकेत कर रहे हैं? चाय, कॉफ़ी, कपास, चावल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर जो है दो लक्षण दिए गए हैं। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। दोनों ही लक्षण जो हैं काफ़ी के हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। दोनों ही लक्षण काफ़ी के लिए उपयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन विविधता की ओर संकेत करता है? समान जात के परंतु भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोग अपनी ही जात के लोगों से विवाह करते हैं। एक ही इलाके के परंतु भिन्न जातियों से संबंध रखने वाले छात्र स्कूल में पढ़ते हैं। समान धार्मिक आस्था से संबंध रखने वाले लोग एक ही इलाके में रहते हैं। विभिन्न समुदायों की ज़रूरतों की खाद्य सामग्री और कपड़े एक ही शॉपिंग इलाके में उपलब्ध है। सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन विविधता की ओर संकेत करता है? विविधता की ओर कौन संकेत करता है? समान जाति के परंतु भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोग अपनी ही जाति के लोगों से विवाह करते हैं। तो अपनी ही जाति के लोगों से विवाह करते हैं, तो यहाँ पर जो विविधता नहीं है, पहला ऑप्शन गलत होगा। एक ही इलाके के परंतु भिन्न जातियों से संबंध रखने वाले छात्र स्कूल में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है विविधता दर्शा रहा है। समान धार्मिक आस्था से संबंध रखने वाले लोग एक ही इलाके में रहते हैं, तो यह बात जो है गलत होगा। यहाँ पर भी समान धार्मिक आस्था से संबंध रखने वाले, यहाँ पर भी जो है विविधता को दर्शा नहीं रहा है। विभिन्न समुदायों की ज़रूरतों की खाद्य सामग्री और कपड़े एक ही शॉपिंग इलाके में उपलब्ध है, तो यहाँ पर भी जो है विविधता को दर्शा रहा है। बी और सी सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी और डी सही है। बी और डी सही है, 4th ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चलन विविधता की स्वीकार्यता की तरफ संकेत करता है? महिलाओं को सार्वजनिक वाहनों जैसे टैक्सियां, 3 पहियों और बसों को चलाने के लिए प्रोत्साहित करना। बी कथन कह रहा है आत्म सहायता गुट बनाना जिनमें केवल महिलाएं हों और वो भी कुछ समुदायों से। कुछ समुदायों के लोगों को ज़मीन और दूसरी संपत्ति खरीदने की अनुमति देना। त्योहारों को मनाने के लिए एक पार्क उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना जो आसपास के इलाके में रहते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। 3-4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बस ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है पेडागोजी से है और लगभग 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे पेडागोजी से। क्वेश्चन हल करते रहिए, पूरी गारंटी है 14 क्वेश्चन से कम करके नहीं आएंगे। यहाँ से ध्यान से पढ़िए, कौन सा चलन विविधता की स्वीकार्यता की तरफ संकेत करता है? विविधता की स्वीकार्यता की तरफ संकेत करता है। तो महिलाओं को सार्वजनिक वाहनों जैसे टैक्सियों, 3 पहियों और बसों को चलाने के लिए प्रोत्साहित करना, तो यहाँ पर जो है विविधता है। आत्म सहायता गुट बनाना जिनमें केवल महिलाएं हों और वो भी कुछ समुदायों से, तो यहाँ पर जो विविधता को नहीं दर्शा रहा है। कुछ समुदायों के लोगों को ज़मीन और दूसरी संपत्ति खरीदने की अनुमति देना, तो कुछ समुदायों को, तो यहाँ पर भी जो विविधता को नहीं दर्शा रहा है। सी भी गलत होगा। त्योहारों को मनाने के लिए एक पार्क उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना जो आसपास के इलाके में रहते हैं, तो आसपास के इलाकों में अनेक लोग रखते हैं, अनेक समुदाय से रहते हैं, तो यहाँ पर भी जो है विविधता को दर्शा रहा है। ए और डी, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, 4th ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व है भारतीय संसद का, राज्य विधानमंडल का, जिला पंचायत का, ग्राम पंचायत का। कौन सा ऑप्शन राइट है? संविधान से क्वेश्चन है। संविधान से भी क्वेश्चन लगभग 12 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, बस क्वेश्चन करते रहिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व है ग्राम पंचायत का। 4th ऑप्शन करेक्ट है, ग्राम पंचायत का दायित्व है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। इसका कार्यान्वयन मुख्यतः ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही होता है। 4th ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ है सरकार के स्तर, दूसरी तरफ दिया गया निर्णय के प्रकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। निर्णय के प्रकार में दिया गया तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे बुल्लोर में पार्क खोलने का फैसला, 2000 रुपये का नया नोट जारी करने का निर्णय, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बनाने का निर्णय,
तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है? केंद्र सरकार निर्णय ले सकती है 2000 रुपये का नया नोट जारी करने का निर्णय, या जो है केंद्र सरकार का है। एक का संबंध जो है यहाँ पर दूसरे से है। राज्य सरकार का कार्य होता है क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बनाने का निर्णय, या जो है राज्य सरकार लेती है। बी का संबंध यहाँ पर जो है तीसरे से है। बी का संबंध तीसरे से है। स्थानीय सरकार का संबंध होगा तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे वेल्लोर में पार्क खोलने का फैसला, या जो है स्थानीय सरकार ले सकती है। सी का संबंध यहाँ पर जो है पहले से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन में ही सही मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनियमित रोजगार से क्या अभिप्राय है? मजदूरों को वर्दी न देकर औपचारिक वस्त्रों में काम पर बुलाना, मजदूरों का अपनी इच्छा अनुरूप काम पर आना, नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना, मजदूरों को तय पूर्ण खास अवधियों के लिए रोजगार दिया जाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अनियमित रोजगार से क्या अभिप्राय है? अनियमित रोजगार से अभिप्राय है नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अनियमित रोजगार वह होता है जिसमें मजदूरों को अस्थायी रूप से नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर ही काम पर बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक लाभ कमाएगा? वो व्यापारी जो बुनकरों को सूत उपलब्ध कराते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बुनकर सहकारी संस्थाएं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वस्त्र व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक लाभ कमाएगा? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, क्योंकि वस्त्र व्यापार की मूल्य श्रृंखला में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास अधिक पूंजी और वैश्विक नेटवर्क होता है, जिससे वे सबसे अधिक लाभ कमाती हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की मूल विशेषता कौन सी है? असमानता, मुक्त व्यापार, समानता, उचित प्रतिबंध। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लोकतंत्र की मूल विशेषता कौन सी है? लोकतंत्र की मूल विशेषता है समानता। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, समानता। लोकतंत्र में समानता मूल अधिकार है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को समान अवसर और अधिकार प्राप्त हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता सुबह 5 बजे बस अड्डे पर चाय बेचती है, वह 7 बजे दूर कुएं से पानी लेने जाती है, घर वापस आकर वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और फिर अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लेने बाजार जाती है। कविता सामना कर रही है देखभाल कार्य का, दोहरा बोझ का, गृह कार्य का, वैतनिक नौकरी का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन पेडागोजी से है। हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार से, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। कविता सुबह 5 बजे बस अड्डे पर चाय बेचती है, वह 7 बजे दूर कुएं से पानी लेने जाती है, घर वापस आकर वह खाना बनाती है और कपड़े धोती है, घर की सफाई भी करती है और फिर अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लेने बाजार जाती है। तो यहाँ पर जो है दोहरा कार्य हो रहा है। यहाँ पर जो है दोहरा कार्य यानी दोहरा बोझ है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार का हनन होगा अगर जैन समुदाय के लोगों के एक समूह को जैन तीर्थंकरों की शिक्षाओं पर अध्ययन केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार का हनन होगा अगर जैन समुदाय के लोगों के एक समूह को जैन तीर्थंकरों की शिक्षाओं पर अध्ययन केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है? तो वह सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का अधिकार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृत और शिक्षा स्थान स्थापित करने का अधिकार है। यह जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29-30 में, अनुच्छेद 29 और 30 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? सरकार का संविधान में संशोधन करने का अधिकार, नागरिकों का उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय में अपील करने का अधिकार, सरकार का संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अपनी शक्ति को बढ़ाने का अधिकार, नागरिकों का संविधान में नए प्रावधानों को जोड़ने की मांग करने का अधिकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? नागरिकों का उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय में अपील करने का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दिया है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 जो कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। और वहीं बात कर लें अनुच्छेद 226 के अनुसार, अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को शामिल किया जाता है? मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, अवशिष्ट क्षेत्राधिकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को शामिल किया जाता है? मूल क्षेत्राधिकार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मूल क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य मूल क्षेत्राधिकार केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच के विवादों को सुनने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 131। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए। कथन ए कह रहा है इतिहास में साम्राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। कथन बी है आदिवासियों के पास वनों तक पहुंच का गहन ज्ञान और साथ ही साथ अधिकतर वनों का अधिकार भी था। सही विकल्प चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कथन पहला कह रहा है इतिहास में साम्राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। तो यह बात जो है सही है। आदिवासियों के पास वनों तक पहुंच का गहन ज्ञान और साथ ही साथ अधिकतर वनों पर अधिकार भी था। यह भी कथन सही है। दोनों ही कथन सही हैं। व्याख्या भी सही कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल ऐसे समुदायों के लिए किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। कथन भी कह रहा है अल्पसंख्यक शब्द केवल सदस्यों के बारे में ही नहीं बल्कि सत्ता, संसाधनों तक पहुंच आदि मुद्दे से इससे जुड़े हुए हैं। ऑप्शन है ए भी दोनों सही है। सेकंड ऑप्शन है केवल ए सही है, बी गलत है। केवल बी सही है, ए गलत है। ए भी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेडागॉजी से यह क्वेश्चन है। कथन कह रहा है अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल ऐसे समुदायों के लिए किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। तो यह बात जो है सही है। पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन है अल्पसंख्यक शब्द केवल सदस्यों के बारे में ही नहीं बल्कि सत्ता, संसाधनों तक पहुंच आदि मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं। तो यह भी कथन सही है। दोनों ही कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ए भी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सबसे उचित विकल्प को लेते हुए वाक्य को पूरा करें। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में हम अंतर विषयक उपागम का प्रयोग डैश डैश करते हैं। पाठ्यक्रम पूरा हो जाए यह सुनिश्चित करने के लिए। विषयगत सीमाओं के अंतर्गत अधिकतम दिशाएं निश्चित करने के लिए। सी ऑप्शन कह रहा है विषयों के बीच अंतर संबंध तथा अंतर निर्भरता का निर्देशन करने के लिए। वहीं फोर्थ ऑप्शन है कक्षा को अधिक सजग एवं क्रियाशील बनाने के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में आंसर बताइए। सबसे उचित विकल्प को लेते हुए वाक्य को पूरा करें। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में हम अंतर विषयक उपागम का प्रयोग डैश डैश करते हैं। विषयों के बीच अंतर संबंध तथा अंतर निर्भरता का निर्देशन करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान बच्चों को प्रमुख रूप से तैयार करता है स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता हेतु, अंधविश्वासों पर प्रश्न करने की क्षमता हेतु, लैंगिक पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा को तोड़ने की समझ बनाने हेतु, सामुदायिक नियमों और सामाजिक आचारों का पालन करने की क्षमता हेतु। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सामाजिक विज्ञान बच्चे को प्रमुख रूप से तैयार करता है स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता हेतु। तो यह बात सही है। अंधविश्वासों पर प्रश्न करने की क्षमता हेतु, यह भी कथन सही है। लैंगिक पूर्वाग्रहों और रूढ़िबद्ध धारणा को तोड़ने की क्षमता हेतु बनाने के लिए। तो यह भी जो है कथन सही होगा। सामुदायिक नियमों और सामाजिक आचारों का पालन करने की क्षमता हेतु। तो यह बात जो है गलत होगा। डी कथन गलत है। सामाजिक विज्ञान कभी भी बच्चों को सामुदायिक नियमों और सामाजिक आचारों का आंख बंद करके पालन करना नहीं सिखाता। यह उन्हें विवेकपूर्ण चुनाव करने की स्वतंत्रता देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ए बी सी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में महिलाओं की समस्याओं की ओर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है छात्रों को इतिहास में महिला के ऊपर पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के लिए कहने के द्वारा, महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों की सूचीबद्ध करने के द्वारा, भेदभाव के साक्ष्यों पर सामूहिक आत्मविश्लेषण के द्वारा। फोर्थ कथन है समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति बल संबंधों पर परिचर्चा करने के द्वारा। सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में महिलाओं की समस्याओं की ओर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है छात्रों को इतिहास में महिला के ऊपर पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने के लिए कहने के द्वारा। यह बात जो है गलत होगा। महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों को सूचीबद्ध करने के द्वारा। यह भी गलत है। भेदभाव के साक्ष्यों पर सामूहिक आत्मविश्लेषण के द्वारा। यह कथन सही है। डी कथन कह रहा है समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति बल संबंधों पर परिचर्चा करने के द्वारा। तो दोनों ही कथन सही होगा। सी और डी। सी और डी कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अध्यापक एक विशेष संस्कृति के शिल्प तथ्य और लोक कथाओं का प्रयोग करता है जिससे कि उस संस्कृति के संदर्भ में छात्रों की जिज्ञासा बनाए रखी जा सके। यह उदाहरण है कहानी कथन का, भूमिका निर्वहन का, स्रोत पद्धति का, मुक्त परिप्रश्न का। सही विकल्प का चयन करें। 3-4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन क्या है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अध्यापक एक विशेष संस्कृति के शिल्प तथ्य और लोक कथाओं का प्रयोग करता है जिससे कि उस संस्कृति के संदर्भ में छात्रों की जिज्ञासा बनाई रखी जा सके। यह उदाहरण है कहानी कथन का, गलत है। भूमिका निर्वहन का, यह भी गलत है। स्रोत पद्धति का और मुक्त परिप्रश्न का, दोनों सही है। सी और डी। तो यहाँ पर भी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का प्रभावी शिक्षण महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है परियोजनाओं और
समानुदेशन के क्रियान्वयन के माध्यम से रटंत अधिगम से अभिबोध की ओर स्थानांतरण। सेकंड कथन है स्मृति स्तर शिक्षण और व्यक्तिपरक मूल्यांकन तकनीक से। सी कथन कह रहा है अत्यधिक जटिल और महंगी शिक्षण सहायता का बार बार उपयोग करने से। डी कथन है स्कूली पुस्तकालय का सुचारू संचालन एवं संसाधनों को उपयोग में लाने की शिक्षण की क्षमता और सृजनात्मकता से। निम्न में से सही विकल्प चुनें। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, इसके बाद यही क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान का प्रभावी शिक्षण महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। परियोजनाओं और समानुदेशन के क्रियान्वयन के माध्यम से रटंत अधिगम से अभिबोध की ओर स्थानांतरण। यह बात जो है सही है, रटंत अधिगम से अभिबोध की ओर स्थानांतरण, यह जो है सही होगा। बी कह रहा है स्मृति स्तर शिक्षण और व्यक्तिपरक मूल्यांकन तकनीक से। यहाँ पर जो है स्मृति यह गलत होगा, रटंत नहीं सही है, बी गलत है। सी कह रहा है अत्यधिक जटिल और महंगी शिक्षण सहायता का बार बार उपयोग करने से। जटिल और महंगी शिक्षण यह भी गलत है। डी है स्कूली पुस्तकालय का सुचारू संचालन एवं संसाधनों को उपयोग में लाने की शिक्षक की क्षमता और सृजनात्मकता से। यह बात जो है सही है, ए और डी कथन सही है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है। कक्षा संबंधी निर्णय सरकार के लिए छोड़ना, कक्षा में अनुशासन संबंधी मुद्दों को नज़रअंदाज करते हुए पाठ्यक्रम पर ध्यान देना। ऑप्शन सी कह रहा है स्कूल प्रबंधन और छात्रों के बिना स्वतंत्र रूप से नियम और कायदे स्थापित करना। डी कह रहा है छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने के व्यक्तिपरक अवसर प्रदान करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन यहाँ भी पेडागॉजी से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। क्वेश्चन कर रहा है एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है। छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने के व्यक्तिपरक अवसर प्रदान करना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षक बच्चों के विचारों को महत्व देते हैं और बाल केंद्रित शिक्षण का अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलपैट्रिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है। परियोजना प्रोजेक्ट विधि, खेल विधि, समस्या समाधान विधि, खोजबीन विधि। कौन सा ऑप्शन राइट है। किलपैट्रिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है। परियोजना प्रोजेक्ट विधि, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, परियोजना प्रोजेक्ट विधि। किलपैट्रिक के अनुसार परियोजना विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि यह एक सामाजिक वातावरण से उद्देश्यपूर्ण गतिविधि पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाजन विषय पर चर्चा के लिए आप कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं। दिल्ली के पुराने किले सन 1948 के शरणार्थी कैंप की तस्वीरें यानी चित्र दिखाकर, गदर एक प्रेम कथा चलचित्र फिल्म दिखाकर, ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास नावल, तमस कहानी से उद्धृढ़। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है विभाजन विषय पर चर्चा के लिए आप कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं। दिल्ली के पुराने किले में सन 1948 के शरणार्थी कैंप की तस्वीरें चित्र दिखाकर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। प्राथमिक स्रोत वे मूल दस्तावेज या वस्तुएं होती हैं जो किसी घटना के समय बनाई गई हैं और यहाँ विभाजन पर चर्चा के लिए प्राथमिक स्रोत सबसे उपयुक्त है तस्वीरें एवं मुख्य प्राथमिक स्रोत को दिखाकर, जैसे दिल्ली के पुराने किले में सन 1948 के शरणार्थी कैंप की तस्वीरें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आलोचनात्मक चिंतन के बेहतर अवसर प्रदान करने वाली सामाजिक विज्ञान की कक्षा को बेहतर तरीके से दर्शाता है। छात्र केवल शिक्षण गतिविधि के अंत में प्रश्न पूछ सकते हैं। छात्रों के प्रश्नकाल का समय शिक्षक के प्रश्नकाल के समय के
पात्र में अधिक है। कक्षा में चर्चा के लिए विषय पर प्रमाण उपलब्ध कराना। डी कथन कह रहा है शिक्षक को विषय पर एक से अधिक विचार दृष्टिकोण चाहिए। सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आलोचनात्मक चिंतन के बेहतर अवसर प्रदान करने वाली सामाजिक विज्ञान की कक्षा को बेहतर तरीके से दर्शाता है। छात्र केवल शिक्षण गतिविधि के अंत में प्रश्न पूछ सकते हैं, तो यह बात जो है गलत है। छात्र कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान भी प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ से पहला कथन गलत होगा। छात्रों के प्रश्नकाल का समय शिक्षक के प्रश्नकाल के समय के अनुपात में अधिक है, तो यह बात सही है। कक्षा में चर्चा के लिए विषय पर प्रमाण उपलब्ध कराना, यह भी सही होगा। शिक्षक को विषय पर एक से अधिक विचार दृष्टिकोण चाहिए, तो यह भी जो है सही होगा। बी, सी और डी कथन सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लें कि आप छात्रों को वेतन दरें तय करना सिखाना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अत्यधिक प्रासंगिक होगा। श्रमिकों से आंकड़े एकत्रित कर, वेतन पर सरकारी वितरण, श्रम कानून संहिता, उपभोक्ता व्यय का सर्वेक्षण। सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर भी चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, इसके बाद यही क्वेश्चन 2026 में पूछा गया था। क्वेश्चन सीटेट में हमेशा रिपीट होते रहते हैं। 60 क्वेश्चन में लगभग 35 से 40 क्वेश्चन तक एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। कभी क्वेश्चन कथन में पूछता है, कभी वन लाइनर में। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है मान लें कि आप छात्रों को वेतन दरें तय करना सिखाना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक प्रासंगिक होगा। श्रमिकों से आंकड़े एकत्र कर, यह भी जो है प्रासंगिक है। वेतन पर सरकारी विवरण, यह भी अत्यधिक प्रासंगिक होगा। श्रम कानून संहिता, यह भी सही है। उपभोक्ता व्यय का सर्वेक्षण, यह जो है गलत होगा। ए, बी, सी कथन सही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।